हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज हम पढ़ेंगे उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के उच्च पादपों में किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें हम सारे एक्सपेरिमेंट जो भी उसके प्रयोग हैं, इतिहास, स्थल, वर्णक, कौन कौन से वर्णक का प्रयोग होता है, अवशोषण किस प्रकार से होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, सभी को पढ़ेंगे और जो कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो यहां पर जो प्रकाश है, लाइट है, ऊर्जा, प्रकाशीय जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब जिसमें क्या होता है, निर्माण किया जाता है। अपिल मतलब जिसमें ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा का प्रयोग होता है। फिजिको केमिल भौतिक रासायनिक एक समीकरण होगी, और यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अपचयन और उपचयन, दोनों चीजें यहां पर उपस्थित होती हैं। अगर मैं प्रकार की बात करूं, तो प्रकाश संश्लेषण को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अनआक्सी प्रकाश संश्लेषण। अनआक्सी प्रकाश संश्लेषण का मतलब वह प्रकाश संश्लेषण जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किंतु यहां पर O2 का निकास नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन यहां पर नहीं निकलती, जैसे बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया में ऐसा होता है। दूसरा आता है ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण, यानी कि वह प्रकाश संश्लेषण जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किंतु यहां पर O2 का निर्माण होता है, जैसे शैवाल, ब्रूगिन, नीली हरी शैवाल और उच्च पादप जितने भी हैं, सब में इसी प्रकार का प्रकाश संश्लेषण मिलता है। अब यदि परिभाषा को समझने की कोशिश करें, तो परिभाषा में हम क्या बताएंगे, प्रकाश जल व CO2 को लेकर प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है और O2 का निष्कासन होता है। यानी कि यहां पर आवश्यक सामग्री हो गई प्रकाश, जल, CO2 और पर्णहरिम, ये सभी आवश्यक सामग्री हैं। तो क्या ये सही में आवश्यक है? तो ये कुछ प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो मोल का आधी पत्ती का प्रयोग है, जिसमें एक पौधे को लगभग 48 घंटे के लिए अंधेरे में रखते हैं, जिससे उसमें जो भी स्टार्च है वह प्रयोग में ले लिया जाता है और उसमें संचित स्टार नहीं होता। इसे कहते हैं डी स्टार्च करना। अब इस पौधे को क्या करेंगे, धूप में रखने से पहले एक बोतल लेंगे, चौड़े मुंह वाली, चौड़े मुंह वाली एक बोतल ले ली जाती है। इस चौड़े मुंह वाली बोतल में क्या किया जाता है, KOH को रखा जाता है। KOH, KOH क्या करेगा कि यहां पर जो भी CO2 है उसे अवशोषित कर लेगा और बोतल के अंदर CO2 अनुपस्थित हो जाती है। तो अब इसे कम से कम 4 घंटे के लिए प्रकाश में रखते हैं। उसके तत्पश्चात इस पत्ती को निकाल लेंगे और इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? आयोडीन टेस्ट। और जब इस पत्ती का आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था वह रंगहीन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रंगहीन। आयोडीन टेस्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टार्च अनुपस्थित है। और आधा भाग उसका कैसा दिखता है? नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टार्च उपस्थित है, तो यह आयोडीन टेस्ट देता है। तो आधी पत्ती रंगहीन और आधी नीली दिखाई देती है। तो यह किस बात को सिद्ध करता है कि CO2 की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता, अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। इसे ब्लैक पेपर या काला पेपर पट्टी प्रयोग भी कहते हैं। तो वही पौधे को लगभग 48 घंटे के लिए अंधकार में रख के डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद उसकी एक पत्ती को छांट लेते हैं और उस पत्ती में काले पेपर की स्ट्रिप ले लेते हैं दो, और दोनों साइड में लगा देते हैं और पिन से जोड़ देते हैं। अब इसे 4 घंटे के लिए रखते हैं धूप में। उसके पश्चात इस प्रयोगात्मक पत्ती का, जिसका हमने चयन किया है, आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो भाग जहां पर काली पट्टी लगी हुई थी,
जहां पर प्रकाश नहीं आ रहा था वो वहां पर स्टार्च अनुपस्थित है, इसलिए रंगहीन दिखाई दे रहा है। लेकिन वो हिस्सा जहां पर स्टार्च उपस्थित है वह नीला दिखाई दे रहा है। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम की आवश्यकता होती है। तो पौधे की क्या करते हैं, चकतीदार वेरीगेटेड लीफ लेते हैं जिसमें चकते चकते होते हैं पीले हरे। तो देखो ये पीला रंग है, यह हरा रंग है, तो पर्णहरिम अनुपस्थित है जहां वो पीला है। ऐसी पत्ती को लेते हैं और यह मिराबिलिस जलापा में मिलती है। इस पत्ती का क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे। जब इसका आयोडीन टेस्ट करते हैं तो वह भाग जहां पर पर्णहरिम है नीला हो जाता है, लेकिन जहां पर्णहरिम अनुपस्थित होता है वह रंगहीन हो जाता है, क्योंकि पर्णहरिम की उपस्थिति में यहां प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा, अतः स्टार्च नहीं बन रहा। तो पर्णहरिम की आवश्यकता होती है। 3 प्रयोग इस बात को पूर्ण रूप से सिद्ध करते हैं। अब अगर हम कुछ इतिहास की बात करें तो एक प्रयोग आता है प्रिस्टले का प्रयोग। तो प्रिस्टले ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक बेल जार, उल्टा जार होता है कांच का बना हुआ नीचे से खुला हुआ, और उन्होंने एक मोमबत्ती रखा। कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ गई। फिर उन्होंने एक जिंदा चूहा लिया, वो रखा, तो उसका दम घुटने लगा, सफोकेट हो गया और बेहोश हो गया। मर भी सकता अगर नहीं निकाला तो। फिर उन्होंने क्या किया कि चूहे और मोमबत्ती के साथ पुदीने का पौधा रख दिया। तो लंबे समय तक क्या देखा कि मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी क्या है, जिंदा रहा। तो इस बात से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उपसंहार निकाला। उन्होंने कहा कि पौधा गंदी हवा को साफ हवा में बदलता है, और इस प्रकार से पहली बार उन्होंने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। इसके बाद इंजन हाउस दूसरा नाम आता है एक साइंटिस्ट का। उन्होंने कहा कि यह ठीक है पौधे गंदी हवा को साफ हवा में बदलते हैं, किंतु केवल यह काम हरे पौधे कर सकते हैं और इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति होती है। यानी कि हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही यह कार्य कर पाएंगे। वॉन सैश अगले साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने भोजन, जो पौधे में भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होता है, लेकिन इसका परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है और इसका संचय स्टार्च के रूप में होता है, इस बात को समझाया। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहां होगा, तो यदि हम पत्ती की बात करें तो पत्ती की अनुप्रस्थ काट देखें तो उसमें हमें विभिन्न कोशिकाएं दिखाई देती हैं जो मीजोफिल कोशिकाएं कहलाती हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। और क्लोरोप्लास्ट में ऐसे थैलाकॉइड के ग्रैनम बने होते हैं और खाली जगह में स्ट्रोमा होता है। तो ये थैलाकॉइड, ग्रैनम और ये स्ट्रोमा ही प्रकाश संश्लेषण की वह साइट है जहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा। अब यदि थैलाकॉइड को देखा जाए, बीच में से काट ले हम थैलाकॉइड को निकाल कर, तो उसके बीच में हमें खाली जगह दिखाई देती है जो ल्यूमेन कहलाती है। और थैलाकॉइड एक झिल्ली की बनी संरचना होती है, और इस झिल्ली की बनी संरचना में प्रोटीन के साथ यहां पर वर्णक उपस्थित होते हैं। तो वर्णक कहां होते हैं, थैलाकॉइड की झिल्ली में उपस्थित होते हैं। और अब आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, इसे पूरा समझाएंगे। क्या यहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाया गया है। तो जो थैलाकॉइड है, ग्रैना है, ग्रैनम में क्या हो रहा है, जल को तोड़ा जा रहा है। यह प्रकाशीय अभिक्रिया होती है जिसमें जल का प्रकाशीय अपघटन होता है और ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन यहां से निकले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को और ऊर्जा को एडीपी और एनएडीपी के साथ जोड़ दिया जाएगा। एटीपी और एनएडीपीएच2 का निर्माण होगा। ये एटीपी और एनएडीपीएच2 डार्क रिएक्शन अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रयोग होंगे, जहां पर CO2 से ग्लूकोज बना दिया जाएगा। यह कहलाता है CO2 का स्थिरीकरण। तो इस प्रकार प्रकाश की अभिक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें 2 मुख्य अभिक्रियाएं, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। वर्णक की यदि बात की जाए तो वर्णकों को विभाजित किया गया है फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषीय वर्णक, और एक जिनका प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं होता, जैसे एंथोसाइनिन, एंथोइरेथ्रिन, साइटोक्रोम। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वर्णक है, फोटोसिंथेटिक वर्णक। तो ये जो वर्णक है, ये वर्णक एक तो अल्कोहल में घुलनशील होंगे, गर्म जल में। गर्म जल वाले फाइकोबिलिन और फाइकोरिथ्रिन होते हैं। अल्कोहल में या घुलनशील लिपिड
जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें सॉल्युबल। क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल कौन कौन से, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए बी सी और बैक्टीरियो विरिडीन। कैरोटिनॉइड्स कैरोटीन और ज़ेंथोफिल में विभाजित किया गया है। इसके बाद अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो क्या करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है, यहां क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, उसे यहां डालते हैं। ये क्या है, ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म पे डालेंगे तो क्या होगा, स्पेक्ट्रम खुल जाएगा। तो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड खुल गया। अब एक जगह केवल एक प्रकार का प्रकाश आ रहा है और मैंने सामने एक प्लेट लगाई हुई है, उसमें छोटा सा छेद है जहां से प्रकाश निकल सकता है। तो यहां से मैंने क्या किया, एक परख नली ली, उसमें क्लोरोफिल डाल के छोड़ दिया और यहां एक मशीन लगा दी है जिसपे सेंसर लगा है। यहां से जितना प्रकाश डाला उसमें से ये कुछ प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित, और शेष प्रकाश इसके पास पहुंचेगा। तो मैं ये पता कर सकता हूं कि क्लोरोफिल ए किस रंग को कितना अवशोषित करता है और उसके तत्पश्चात मैं उसका एक ग्राफ बना देता हूं। तो यहां पर यह जो ग्राफ है, ये जो डार्क ग्रीन है, ये वाला, ये क्लोरोफिल ए का है, ये वाला क्लोरोफिल बी का है और ये पीले वाला कैरोटिनॉइड्स का है। ये कैरोटिनॉइड्स का है। तो तीन ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है कि नीले रंग का ज्यादा अवशोषण करते हैं और लाल रंग का ज्यादा अवशोषण करते हैं और सबसे कम अवशोषण हरे रंग में दिखाई देता है। यानी कि जो वर्णक है जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, वह नीले और लाल रंग का सबसे अधिक अवशोषण करते हैं, जबकि हरे रंग का अवशोषण सबसे कम देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एक्शन स्पेक्ट्रम आता है। यह पहली बार किसने, एंगलमैन ने किया क्लेडोफोरा शैवाल पर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बीकर लिया और उस बीकर में उन्होंने एक एल्गी का तंतु, शैवाल का तंतु लगा दिया और इधर से प्रकाश डाला, लेकिन एक प्रिज्म से होते हुए तो विबग्योर खुल गया। तो उसके एक स्थान पर कोई एक ही प्रकार का प्रकाश जा रहा है और इसमें एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जिसे श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो डाल दिया। अब जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी वहां बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठा होगा, जहां कम होगी वहां कम होगा। उस आधार पर यहां से ग्राफ बनाया गया जो दिखाई दे रहा है कि नीले रंग में सबसे अधिक और लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण हुआ। अब यदि इन दोनों ग्राफ को एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर दिया जाए तो क्या दिखाई देता है कि हां, ओवरलैपिंग दिख रही है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वर्णक द्वारा अवशोषित प्रकाश पर निर्भर करता है। जब प्रकाश का अधिक अवशोषण हुआ तो प्रकाश संश्लेषण अधिक हुआ नीले और लाल रंग में, और जब प्रकाश का अवशोषण कम हुआ है तो प्रकाश संश्लेषण कम हुआ है। ठीक है, क्लोरोफिल ए मुख्य वर्णक है। अवशोषण व एक्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे को पूर्ण रूप से ओवरलैप क्यों नहीं करते? पूरी तरह से कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं करते, क्योंकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या है, केवल एक ही वर्णक है, जबकि एक्शन में सभी वर्णक एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, अभिक्रिया की यदि बात करें तो 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 6O2, यह प्राथमिक अभिक्रिया है। इसकी त्रुटि क्या है? इस अभिक्रिया के अनुसार निकलने वाली O2 CO2 से आती है, यानी कि यहां पर जो ये निकल रही है ये CO2 से आती है। अब ये इसकी त्रुटि थी, ये कैसे ठीक की गई? तो वॉन नील ने सल्फर बैक्टीरिया पर अपना काम कर रहे थे। उन्होंने एक समीकरण दी, उन्होंने कहा 12H2S सल्फर बैक्टीरिया है और क्या लेगा, CO2 लेगा और यहां पर सल्फर बनाएगा, यहां ग्लूकोज बनाएगा और जल को निष्कासित करेगा। अगर CO2 से ऑक्सीजन निकलती तो यहां भी ऑक्सीजन आनी चाहिए थी। तो इस अभिक्रिया से प्रेरित होकर रूबेन और कामन ने क्या किया, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का त्रुटि को ठीक किया। तो उन्होंने कहा कि यहां पर 6CO2 प्लस 12H2O, तो यहां जल से क्या निकलती है,
ऑक्सीजन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जिस ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वह जल से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बाद वारबर्ग का एक प्रयोग आता है जो उन्होंने क्लोरेला शैवाल पर किया। उन्होंने क्या किया कि पहले 8 घंटे सतत रूप से प्रकाश दिया और उत्पादन देखा कि 8 घंटे बाद उसका कितना वजन बढ़ा। उसके बाद उन्होंने 8 घंटे दिए लेकिन बीच में अंधेरा दे दिया, 2 घंटे लाइट फिर अंधेरा, फिर 2 घंटे लाइट फिर अंधेरा, फिर 2 घंटे लाइट फिर अंधेरा, फिर 2 घंटे लाइट। तो उन्होंने देखा कि यहां पर उत्पादन बढ़ गया, यानी कि थोड़ा बहुत वजन बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। एक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है और उसके बनने वाले जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है। तो यहां से दो अभिक्रियाओं का पता चला कि एक प्रकाशीय अभिक्रिया है और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसे हम डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ब्लैकमैन ने पहली बार दिया तो इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। एम केल्विन ने रेडियो एक्टिव कार्बन का उपयोग किया, रेडियो एक्टिव कार्बन का उपयोग करके इस रिएक्शन का पूरा के कैसे चलेगी, क्या बनाएगी, कब क्या बनेगा बताया। इस रिएक्शन में CO2 का क्या होता है, स्थिरीकरण, जिससे ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। और सबसे मुख्य बात, यह अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती, इसमें होती है स्ट्रोमा में। तो अब अगर मैं यहां पर लाइट रिएक्शन की बात करता हूं तो लाइट रिएक्शन कहां होगी, अब ये देखते हैं, के बाद आगे बढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन प्रकाशीय अभिक्रिया हिल रिएक्शन रॉबिन हिल ने दी। उन्होंने स्टिलेरिया मीडिया, ये पादप का नाम है, इस पादप पर अपने प्रयोग किए और उन्होंने इस पादप का हरित लवक निकाल लिया अलग, क्लोरोप्लास्ट, और एक डाइली डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल जिसका रंग नीला होता है, लेकिन इसका अपचयन होने पर, क्या होने पर, अपचयन, अपचयित होने पर रंगहीन हो जाती है। कैसी हो जाती है, रंगहीन। तो इन्होंने एक बीकर लिया और उस बीकर में इन्होंने ये क्लोरोप्लास्ट डाल दिए और जल और CO2 को पूर्ण रूप से अनुपस्थित रखा। और क्या डाला इसमें, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, जिससे नीला रंग था। जैसे ही प्रकाश डाला तो यहां से ऑक्सीजन निकलने लगी और ये जो रंगीन नीला रंग था ये रंगहीन हो गया। इसका मतलब कि जो जल का अणु था वह टूट गया और वहां से 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन निकला, हाफ CO2। समझ आ गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसने रिसीव करे, ऑक्सीजन एक साइड में निकल गया। तो पता चला कि यहां पर जो H2O है उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो निकले वो डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल ने ले लिए और ये ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो गया तो रंगहीन हो गया। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में जल को तोड़ा जाता है जिससे O2 निकलती है तथा एक H ग्राही प्रोटॉन को ग्रहण करता है और पादप में वह H ग्राही कौन होगा, NADP होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया, तो सबसे पहले एमर्शन का प्रभाव देख लेते हैं। एक होता है क्वांटम आवश्यकता। क्वांटम आवश्यकता मतलब एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए आवश्यक लाइट के कितने क्वांटा चाहिए। तो एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए लाइट के 8 क्वांटा की आवश्यकता पड़ती है। तो एक होता है क्वांटम पैदावार, यानी कि एक क्वांटा लाइट का कितना उत्पादन करेगा, तो 1/8 मतलब 12.5%। तो दो प्रयोग है एमर्शन के। पहला है रेड ड्रॉप। तो इन्होंने क्या किया, एक बार में एक ही प्रकार का प्रकाश दिया और उसका उन्होंने ग्राफ दिखाया कि भाई कितना प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही लाल रंग में आगे बढ़ना शुरू हुए, यानी कि 680 nm से आगे बढ़े तो एक झटका लगा। पहले सही चल रहा था प्रकाश संश्लेषण लेकिन कम हो गया। फिर जैसे ही 700 से आगे बढ़े तो प्रकाश संश्लेषण कम हो गया और ये लाल रीजन है, रेड रीजन है स्पेक्ट्रम की, तो इसे कहा गया रेड ड्रॉप। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
जब उन्होंने दो प्रकार के तरंग दैर्घ्य लिए, छोटा और बड़ा, तो यहां पर रेड ड्रॉप दिखाई नहीं दिया। तो इससे पता चला कि प्रकाशीय अभिक्रिया में दो प्रकाश तंत्र उपस्थित होते हैं। एक वो जो 680 पर काम करता है, एक 700 nm पर काम करता है। तो प्रकाश तंत्र फोटो सिस्टम क्या होते हैं, प्रकाश तंत्र किसे कहते हैं? तो प्रकाश तंत्र थैलाकॉइड की झिल्ली में उपस्थित होते हैं। यहां क्या क्या होता है? एक रिएक्शन सेंटर होता है, एंटीना वर्णक होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन होते हैं। एंटीना वर्णक और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो बीच में रिएक्शन सेंटर है, मुख्य वर्णक है, इसके चारों तरफ एंटीना है, सहायक वर्णक है, और ये सब मिलकर बना रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ यहां पर फियोफाइटिन जुड़ेगा तो एक फोटो सिस्टम बनेगा, और यहां एफईएस जुड़ेगा तो एक फोटो सिस्टम। तो एक फोटो सिस्टम ये रहा, एक ये रहा। इसे कहते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और इसे कहते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड। तो हो गए। अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात की जाए तो वहां पर रिएक्शन सेंटर बीच में P700 कहलाता है, जो एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। इसमें लगभग 200 से 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, 50 कैरोटिनॉइड और एफईएस कॉम्प्लेक्स होते हैं, और आंशिक रूप से धसा हुआ होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स सेकंड यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड में रिएक्शन सेंटर P680 होता है, 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, 50 कैरोटिनॉइड होते हैं, और फियोफाइटिन होता है, और झिल्ली में पूर्ण रूप से धसा हुआ होता है। तो इस प्रकार जो थैलाकॉइड की झिल्ली होती है उसमें फोटो सिस्टम उपस्थित होते हैं, और बीच में खाली जगह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूमेन। समझ आया? तो ये कहलाता है ल्यूमेन। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण। तो इसमें क्या होता है कि यहां पर दो फोटो सिस्टम उपस्थित हैं, दो प्रकाश तंत्र उपस्थित हैं। तो एक प्रकाश तंत्र कौन सा है? फर्स्ट ये रहा, और दूसरा ये रहा। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर लाइट आएगी, यहां लाइट पड़ रही है, यहां पर लाइट आ रही है, ये आ रही। तो जब यहां पर लाइट पड़ेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को यहां एफईएस क्या करेगा? कैप्चर करेगा, पकड़ लेगा, और एफईएस उस इलेक्ट्रॉन को एफआरएस को भेजेगा, और एफआरएस वो इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन को भेजता है। अब ये फेराडॉक्सिन उस इलेक्ट्रॉन को किसे देगा? यहां एक एंजाइम है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम यहां से उस इलेक्ट्रॉन को NADP के साथ जोड़ेगा, यहां से प्रोटॉन लेगा, और क्या बना देगा? NADPH2 बना देगा। लेकिन अब यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, उस इलेक्ट्रॉन को कहां से पूरा किया जाए? तो यहां पर फोटो सिस्टम सेकंड है। इस फोटो सिस्टम सेकंड पर भी उसी समय प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। तो जब प्रकाश की किरणें यहां पर पहुंचेंगी तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उत्सर्जित होगा, और उस इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन ग्रहण करेगा। फियोफाइटिन इस इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनोन को देगा, और इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ने के लिए प्लास्टोक्यूनोन स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लेगा और PQH2 बनाएगा, यानी कि प्लास्टोक्यूनॉल। ये नॉन है, ये नॉल है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम F को, और वापस बदल जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन में। इस पूरे प्रकरण में यहां से प्रोटॉन कहां भर दिए जाते हैं? ल्यूमेन में भर दिए जाते हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को भेज दिया जाता है। प्लास्टोसाइनिन ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर को दे देगा, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है। इस प्रकार से यहां इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर दी गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहां पर एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन को का उत्सर्जन करने वाला तंत्र होता है, जो फोटो सिस्टम सेकंड के साथ जुड़ा होता है झिल्ली की सतह पर। यहां पर यह क्या करेगा? ये जल के एक अणु को तोड़ेगा, तो यहां ऑक्सीजन निकलेगी, और
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन चलता है और यहां पर पहुंचता है, वापस नहीं जाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अचक्रीय, नॉन साइक्लिक, अचक्रीय कहा जाता है। अब यहां लगातार प्रोटॉन भरते जा रहे हैं, जिस कारण यहां पर प्रोटॉन का विभव उत्पन्न हो गया है। इसे ठीक करने के लिए यहां पर एटीपेज एक कॉम्प्लेक्स है, उससे होकर प्रोटॉन जब स्ट्रोमा में पहुंचते हैं तो यहां पर एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पर एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए जल के 2 अणु लगते हैं। जल के 2 अणु लगेंगे तो यहां से 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए लाइट के 4 क्वांटा यहां लगेंगे, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे और 4 क्वांटा यहां लगेंगे। तो इस हिसाब से यहां पर 2 NADPH2 का निर्माण होता है। और अब यहां पर जो प्रोटॉन है उनसे 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो अचक्रीय फॉस्फोरीकरण में, प्रकाश फॉस्फोरीकरण में जल के 2 अणु का प्रयोग हुआ, एक ऑक्सीजन के अणु का निष्कासन हुआ, प्रकाश के 8 क्वांटा लगे और 2 NADPH2 और 2 एटीपी का निर्माण हुआ। फोटोसिस्टम व फोटोसिस्टम फर्स्ट व सेकंड का प्रयोग हुआ है। अब चक्रीय की बात करते हैं कि चक्रीय क्यों चलता है और कैसे चलता है। यहां पर जो थैलाकॉइड होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऊपर जुड़े होते हैं। तो इसमें जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, प्रथम है, वह हमेशा स्ट्रोमा की तरफ ही उपस्थित होगा और वो भाग जो 2 थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जहां पर जुड़ी होती हैं वहां पर सेकंड ही उपस्थित होता है। जहां पर जुड़ा हुआ हिस्सा होता है जिसे एपरेंट भाग कहते हैं, वहां पर फोटोसिस्टम सेकंड जुड़ा होता है। लेकिन स्ट्रोमा लैमेली में फोटोसिस्टम फर्स्ट उपस्थित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटीपी और NADPH2 का रेशो 3:2 का रखना पड़ता है। अभी 1/1 आ रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा। साइक्लिक में क्या होता है, इसमें केवल एक ही प्रकाश तंत्र प्रयोग में आता है और वह है फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो जब यहां लाइट पड़ेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को FeS FRS को देगा, फिर फेराडॉक्सिन लेगा। लेकिन अब यहां पर एंजाइम की उपलब्धता नहीं है। इस कंडीशन में फेराडॉक्सिन यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 को देगा जो प्लास्टोक्यूनॉन के पास आता है। प्लास्टोक्यूनॉन यहां से प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ेगा, प्लास्टोक्यूनॉल बनाएगा और फिर यहां से प्रोटॉन स्ट्रोमा में छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन यहां से वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। इस प्रकरण में केवल प्रोटॉन यहां पर भरे जा रहे हैं, NADPH2 का निर्माण नहीं हो रहा। किसका निर्माण हो रहा है? लगातार एटीपी का निर्माण होता जा रहा है। यानी कि अधिक एटीपी बनाने के कारण साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। साइक्लिक क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से चला और वापस यहीं पहुंच गया, इसलिए इसे साइक्लिक कहा जा रहा है। अब इसके बाद आती है डार्क रिएक्शन या अप्रकाशीय अभिक्रिया। कैल्विन ने स्ट्रोमा में इसका पूरा का पूरा पाथवे बताया। यहां पर सबसे पहले एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 2 फॉस्फेट है। तो इसका नाम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसके साथ यहां से CO2 जोड़ता है कौन? रुबिस्को एंजाइम। जब रुबिस्को एंजाइम इसके साथ CO2 जोड़ देगा तो क्या बनेगा? यहां एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो अस्थाई होता है और 6 कार्बन वाला होता है, तो बीच में से टूट जाएगा और यहां पर यह क्या बनाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बनाएगा, 2 अणु बनाता है और ये वाला जो भाग है कार्बोक्सीकरण कहलाता है। तो कार्बोक्सीकरण में एक राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और एक
CO2 से यहां पर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो गया। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हैं, इनके साथ ऊर्जा जोड़ी जाएगी। ऊर्जा किस रूप में? एटीपी के। तो यहां से फॉस्फेट जोड़ दिया जाएगा, तो क्या बनेगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद यहां से इसके साथ NaDH2 को जोड़ा जाता है और यहां से H3PO4 निकलते हैं, तो बनता है ट्राइओर्स फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। यानी कि 2 अणु बनेंगे 3-3 कार्बन वाले। यहां से एक कार्बन को यहां निकाल लिया जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए, तो 5 कार्बन बचे। इन्हें वापस जोड़ने के लिए एटीपी का प्रयोग करके यह बना दिया गया राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। एक कार्बन को, एक CO2 को फिक्स करने में एक एटीपी, 2 एटीपी यहां लगेंगे, 2 NADPH यहां लगेंगे और एक एटीपी यहां लगेगा। तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन की जरूरत होगी, तो साइकिल 6 बार चलेगी। और 6 बार चलने में साइकिल क्या करेगी? यहां पर 6 CO2 का प्रयोग होगा। 6 CO2 का क्या होगा? प्रयोग। 18 एटीपी लगेंगे, NaDH2 लगेंगे और एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा? ग्लूकोज का निर्माण होता है। रुबिस्को एंजाइम राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज पूरा नाम है। यह एंजाइम CO2 और O2 अ, दोनों को जोड़ सकता है, लेकिन इसकी जुड़ने की अधिक अक्षमता CO2 के साथ ही होती है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? वो है रुबिस्को। कौन सा है? रुबिस्को। रुबिस्को वह एंजाइम है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी कार्य क्षमता बहुत कम होती है। यह प्रति सेकंड 3 CO2 को ही जोड़ सकता है। जब O2 की सांद्रता बढ़ जाए या CO2 की सांद्रता कम हो जाए, तो रुबिस्को अपने साथ O2 को जोड़ने लगता है। अगर O2 जुड़ जाए तो क्या होगा? ठीक है, अगर कार्बोक्सिलेशन में CO2 जोड़ा है, ऑक्सीजन में O2 जोड़ रहा है, तो सामान्य परिस्थिति में रुबिस्को CO2 को फिक्स करता है, CO2 जोड़ता है। किंतु यदि CO2 की सांद्रता कम हो या O2 की सांद्रता अधिक हो, तो इस स्थिति में यह O2 को फिक्स करने लगता है। अब यदि ऐसा होगा तो यह कहलाएगा प्रकाशीय श्वसन। अब प्रकाशीय श्वसन में क्या होता है? प्रकाशीय श्वसन में यहां पर रुबिस्को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, रुबिस्को एंजाइम ने ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजनेशन कर दिया है। तो यहां पर क्या बनेगा? अब यहां पर इसके 2 अणु हैं और 2 अणु ऑक्सीजन के जुड़े, तो यहां पर 2 अणु 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड के बने और 2 अणु 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन गए। अब ये गड़बड़ हो गई, यहां से फॉस्फेट को हटाया जाएगा तो ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। ग्लाइकोलिक एसिड को भेजा जाएगा पेरोक्सिसोम में, जहां पर उसे बदला जाएगा ग्लाइऑक्जेलिक एसिड में, और ग्लाइऑक्जेलिक एसिड को ग्लाइसिन में बदल दिया जाता है। ग्लाइसिन को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इससे सीरीन बनाया जाता है। जब यह प्रकरण चलता है तो यहां से CO2 निकलती है, यानी कि यहां पर 4 कार्बन है, 2 अणु 4 कार्बन, तो एक कार्बन यहां निकलेगा तो 25% कार्बन का ह्रास होता चला गया। यहां पर NaDH2 का निर्माण होगा और 3 कार्बन वाला सीरीन का एक अणु बनेगा। ये 2 थे, ये एक बना। सीरीन को वापस कहां भेजा जाएगा? सीरीन को वापस भेजा जाता है पेरोक्सिसोम में, जहां पर उससे बनता हाइड्रोक्सी पायरुवेट और ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड बनने में NaDH2 का प्रयोग होता है। यहां बना, यहां प्रयोग हो गया, तो हिसाब बराबर। ग्लिसरिक एसिड को वापस क्लोरोप्लास्ट में भेजा जाता है और एटीपी की सहायता से वापस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल दिया जाता है और फिर इसे राइबोलोज में बदलते रहते हैं और थोड़ी बहुत शर्करा का निर्माण होता है। लेकिन लगातार यहां पर CO2 का रूप में कार्बन का ह्रास हो रहा, आ कहीं से नहीं रहा, निकल बाहर रहा है, तो 25% कार्बन का ह्रास होता चला जाता है। तो इसमें 3 कोशिकांग का प्रयोग होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यह एक व्यर्थ प्रक्रम है। क्यों? 25% कार्बन का ह्रास होता है, 25% 3PGA का ह्रास होता है, शर्करा का कम निर्माण होता है और अतिरिक्त ऊर्जा होता है, इसलिए यह एक व्यर्थ प्रक्रम है।
तो वे पादप जिनमें केवल C3 साइकिल चलती है CO2 फिक्सेशन के लिए प्रकाशीय श्वसन प्रदर्शित करते हैं और इन्हें C3 प्लांट कहते हैं, C3 पादप कहा जाता है। अधिकतर जो C3 है वो द्विबीजपत्री होते हैं। अधिकतर C3 पादप द्विबीजपत्री होते हैं। अब C4 की बात करते हैं। C4 पादप, अब इससे बचने के लिए समय अंतराल में पादपों ने अपने अंदर बदलाव किया। C4 साइकिल पढ़ेंगे, इसे कहते हैं हैच एंड स्लेक साइकिल। तो अधिकतर एक बीजपत्री पादप में मिलती है। तो इनमें विशिष्ट प्रकार की शारीरी मिलती है, विशिष्ट प्रकार की शारीरी मिलती है, जिसे क्रांज एनाटॉमी कहते हैं। क्रांज जर्मन वर्ड है जिसका मतलब वलय रिंग होता है। तो यहां पर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये संवहन पूल है। इसके चारों तरफ क्या मिलती है? एक शीट मिलती है जिसे बंडल शीट कहा जाता है। अब मीजोफिल कोशिका और बंडल शीट की यदि कोशिका देखी जाए तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। संख्या कम होगी और रुबिस्को अनुपस्थित होगा। यहां पर बही केंद्रीय होते, केंद्र से बाहर की होंगे सारे, संख्या अधिक होगी और रुबिस्को उपस्थित होगा। यहां रुबिस्को अनुपस्थित है, यहां उपस्थित है। कोशिका भित्ति पतली होगी और गैस के लिए पारगम्य होती है। यहां पर ग्रेना अनुपस्थित होते हैं और अगर उपस्थित होंगे तो केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट मिलेगा। भित्ति यहां मोटी होगी और आर पारगम्य होगी, गैसों के लिए पूर्ण रूप से अपारगम्य होती है। दोनों कोशिका के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा उपस्थित होते हैं। अब एक तरफ मीजोफिल कोशिका, एक तरफ बंडल शीट। तो यहां प्राथमिक CO2 का स्थिरीकरण कहां होगा? मीजोफिल कोशिका में होगा। स्टोमेटा खुला हुआ है, बाहर से CO2 आती है, फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। पेप्केज एंजाइम इस काम को करेगा और क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन उपस्थित हैं। तो यहां पर पहला स्थायी यौगिक जो बना वो 4 कार्बन वाला बना। अब मैलेट डिहाइड्रोजिनेज इसे बदलता मैलिक एसिड में और यहां पर NADH2 से NADP बनेगा, जो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? इसे वापस बनाकर देगा। मैलिक एसिड की सांद्रता बढ़ने पर यह मैलिक एसिड कहां पहुंचेगा? बंडल शीट में। बंडल शीट की कोशिकाओं में यह क्या करेगा? बंडल आच्छाद की कोशिकाओं में मैलिक एसिड को पायरुविक एसिड में बदला जाएगा और यहां से पुनः NADPH2 का निर्माण कर दिया जाएगा और CO2 निष्कासित कर दी जाएगी। यहां 4 कार्बन है, यहां 3 रह गए, एक CO2। इस CO2 को यहां लाया जाएगा और यहां पर C3 साइकिल में इसे वापस से फिक्स कर दिया जाता है और ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। ये पायरुविक एसिड वापस कहां पहुंचेगा? क्लोरोप्लास्ट में, और बदल जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। यहां पर एक ATP से एक MP बनता है तो 2 ATP गिने जाते हैं। फॉस्फोपायरुवेट डाइकाइनेज इस एंजाइम का नाम जो इस कार्य को करता है। तो यहां पर CO2 कितनी भी कम हो जाए, हमेशा फिक्सेशन चलता रहेगा और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो C4 साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने में कितने? 5 ATP और 2 NADPH2 लगे। तो 6 CO2 से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में 30 ATP और 12 NADPH2 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कंपनसेशन पॉइंट की बात करते हैं। न्यूनतम आवश्यकता, क्या बोला? न्यूनतम आवश्यकता। तो C3 पादप के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है 25 से 100 CO2 पार्ट्स पर मिलियन, इतने उसके मॉलिक्यूल होने चाहिए हवा में, तो वो फिक्सेशन कर पाएंगे। जबकि C4 पादप 0 से 10 के बीच में ही फिक्सेशन शुरू कर देते। तो इसका मतलब इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, प्रकाशीय श्वसन नहीं होगा। इसके बाद एक पादप और आते हैं, उन्हें कहते हैं कैम्प्लांट्स, कैजुरेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। सर्वप्रथम CO2 फिक्सेशन कैजुरेशियन कुल के पौधों में देखा गया, किंतु यह क्रिया मुख्यतः सकुलेंट्स में मिलती है। सकुलेंट्स जैसे एलोवेरा, नागफनी, कैक्टस, इनमें देखने को मिलती है। इनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मिलते हैं, ऐसे स्टोमेटा जो रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। समझ आ गया? तो यहां पर CO2 फिक्सेशन कैसे होगा? रात की बात अलग है, दिन की अलग है।
तो रात में जब स्टोमेटा खुले हैं तो CO2 स्टोमेटा से अंदर आएगी और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जुड़ के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, मैलेइक एसिड, और मैलेइक एसिड का संचय कर दिया जाएगा कहां? रिक्तिका के अंदर। अब दिन में क्या होगा? इस मैलेइक एसिड को तोड़ा जाएगा पायरुविक एसिड में और CO2 निकलेगी और यहां पर C3 साइकिल से फिक्स किया जाएगा और पायरुविक एसिड किस में चेंज होगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो इस प्रकार दिन रात के अंतर में यह साइकिल चलती रहती है। मुख्यतः यह भी C4 साइकिल है क्योंकि पहला स्थायी यौगिक 4 कार्बन वाला बन रहा है। अब कारक की बात करते हैं कि कौन कौन से कारक कैसे प्रभावित करते हैं। अब एक ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है। यदि किसी प्रक्रम को एक से ज्यादा कारक प्रभावित करते हो तो वह कारक जो अपने न्यूनतम स्तर पर होगा वह उसका क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर होगा, वह उसका नियमन करेगा। जैसे मान लो प्रकाश न दे, बाकी सब चीजें, तो प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा नहीं। तो प्रकाश क्या है? क्या है? निम्नकारी, मतलब नियमन करने वाला कारक होगा। तो जब किसी प्रक्रम को एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं तो वह कारक जो अपने न्यूनतम स्तर पर है वह लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है, सीमांत कारक कहलाता है। और ये ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, ब्लैकमैन का सीमांत कारक का नियम कहलाता है। अब इसमें क्या है? ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। मान लीजिए CO2 बिल्कुल नहीं थी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे आपने CO2 देनी शुरू की तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ता चला गया, लेकिन एक स्तर तक बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहां के बाद कोई दूसरा कारक क्रियान्वित हो जाएगा। तो ए क्या है? यहां पर CO2 जो अपने न्यूनतम स्तर पर है, सीमांत कारक है। बी क्या है? CO2 अपने अधिकतम स्तर पर है, अतः यहां पर कोई और न्यूनतम जो कारक है वो कोई सी पर। प्रकाश कारक में प्रकाश की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितने फोटोन आ रहे हैं, तो कुल प्रकाश संश्लेषण के समानुपाती होगा, इंटेंसिटी के समानुपाती होगा। और प्रकाश संश्लेषण की दर भी इसके सीधे सीधे समानुपाती होगी। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो कुल प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ेगा और प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी। लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें कि क्वालिटी कैसी है, तो इसमें कुल प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, दर रंग के हिसाब से बदल जाएगी। जैसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा? नीले रंग में, लेकिन हरे में इसकी दर कम होगी, लाल में फिर अधिक होगी। तो इस प्रकार क्वालिटी के हिसाब से बदल सकता है। प्रकाश की समयावधि, अगर प्रकाश की दर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुल प्रकाश संश्लेषण पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब CO2 कंपनसेशन पॉइंट बताया था कि C3 पादप के लिए जो कंपनसेशन पॉइंट है वो कितना है? तो C3 पादप के लिए कंपनसेशन पॉइंट 25 से 100 CO2 के अणु पार्ट्स पर मिलियन है और C4 के लिए यह 0 से 10 ही है। अधिकतम संतृप्त बिंदु कितना हो सकता है? इसका 450 है, इसका 360 है, यानी कि ये 360 पे संतृप्त हो जाएगा। इतनी CO2 है तो बस इसके बाद ये मैक्सिमम चल रहा है। यहां पर यदि देखें तो C3 और C4 पादप में, तो यानी कि यहां तो 0 से कम पे ही प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाता है। यहां कम से कम 25 CO2 के अणु चाहिए और इसका 360 पर क्या हो गया? सांद्रता आ गई, जबकि इसकी सांद्रता को आने में 450 पार्ट्स पर मिलियन CO2 की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार C4 प्लांट अधिक अच्छे से CO2 फिक्सेशन कर सकते हैं। ताप की यदि बात करें तो C3 के लिए 20 से 25 डिग्री और C4 के लिए 35 से 45 डिग्री का ताप आवश्यक है। 0 से 4 डिग्री पर प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। कुछ मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो 50 से 55 डिग्री पर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। गर्म झरने के बैक्टीरिया 70 डिग्री सेल्सियस पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं।
ऑक्सीजन की अगर सांद्रता अधिक है तो वह प्रकाश संश्लेषण को कम करती है। इसे वॉरबर्ग प्रभाव कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं। बनने वाली उत्पादक की सांद्रता, अगर बनने वाला उत्पादक ग्लूकोज ज्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण अपने आप कम हो जाएगा। पर्णहरिम की पत्ती में उपलब्धता, प्रकाश संश्लेषण इसके समानुपाती होता है। और पत्ती का प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मेरे पास एक पादप है और मैं आधी पत्तियां हटा दूं तो दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कुल प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। दर पे कोई प्रभाव नहीं है पत्ती के कम होने से, प्रकाश संश्लेषण, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।